क्वेश्चन दिया हुआ है, एक निश्चित धनराशि पे, ठीक है, 4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का एसआई दिया हुआ है, यानी साधारण ब्याज कितना है, 140 रुपए। समान राशि पर समान दर और समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें फाइंड आउट करना है सीआई माइनस एसआई, ठीक है ना। मैं अमाउंट मान लेता हूँ, अमाउंट कितनी है, 100 रुपीज है। तो 100 रुपीज पर फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज बैठेगा, कितने परसेंट पे। देखिए, ये जो 140 है, ये 2 साल का ब्याज है, ठीक है ना, याद रखिए ये 2 साल का ब्याज है। ठीक है, तो 100 रुपए पर 4%, यानी रेट कितनी है, 4%। यानी 100 रुपए पे कितना ब्याज लग गया पहले साल में, 4 यूनिट। ठीक है, मैंने 100 अमाउंट माना है, तो पहले साल में ब्याज कितना लगा, 4 यूनिट। दूसरे साल में कितना लगेगा, दूसरे साल में भी 4 लगेगा, लेकिन मैं यहाँ पे सीआई निकाल रहा हूँ। सीआई में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, तो 4 के ऊपर 4% कितना हो गया, 0.16। ठीक है ना। अगर मैं सी आई माइनस एस आई निकाल लो, यानी दो में से जो दूसरे साल में जो ब्याज लगा है वो कितना लगा है, 4+0.16, और पहले साल में 4 यूनिट। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यही डिफरेंस क्या होगा, सी आई माइनस एस आई। ठीक है ना, तो कितना डिफरेंस है, 0.16। हमें 0.16 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 साल का ब्याज कितना है, 140, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 ईयर का ब्याज हो जाएगा 70। ठीक है ना, 1 ईयर का ब्याज हो गया 70, यानी 4 यूनिट, ये जो पहले साल में 4 यूनिट ब्याज लगा है, तो 4 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है, 4 यूनिट की वैल्यू हमें गिवन है 70। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35/2। ठीक है ना, 35/2, या 1 यूनिट की वैल्यू 35/2 है, तो हमें 0.16 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, 35/2 इंटू 0.16, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, 2 से काटेंगे, यहाँ कितना आएगा, 8, और 5 से काटेंगे 20, और यहाँ पे 7। ठीक है, फिर 2 से काटिए 10, और यहाँ पे कितना, 4, 7 चुके 28, 28/10, यानी 2.8, जो क्या आ गया, सी आई माइनस एस आई आ गया। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आ गया। ठीक है ना, ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने जेब खर्च का 1/4 हिस्सा चॉकलेट पे, 1/8 हिस्सा पिज्जा पर खर्च करने के बाद एक लड़की के पास 40 रुपए शेष बचते हैं। शुरुआत में उसके पास कितनी राशि थी। देखिए, यहाँ 1/4 को मैं क्या करता हूँ, इसको भी डिनोमिनेटर में 8 करने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 से गुना, 2 से भाग, यानी 2/8 आ गया। ठीक है, अगर टोटल क्वांटिटी 8 थी, तो दो अमाउंट कहाँ यूज हुई, चॉकलेट में, दो अमाउंट चॉकलेट में यूज हुई, और एक अमाउंट पिज्जा खर्च में। तो टोटल कितनी अमाउंट खर्च होगी, 3। हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी थी, 8, 3 उसमें से खर्च होगी, बची कितनी, 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, 40। ठीक है ना, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 8। और हमें किसकी निकालनी है, शुरुआत में उसके पास कितनी राशि थी, मतलब शुरुआत में हमने कितनी माना हुआ है, 8 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, और 8 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 8 × 8 यानी 64 रुपए। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, राजा अरुण से 3 गुना बड़ा है। देखिए, ये राजा है, ठीक है, ए फॉर अरुण। ठीक है, अगर हमें लास्ट में एज किसकी निकालनी है, राजा की। ठीक है, तो मैंने अरुण की एज मान ली x। ठीक है, तो राजा की एज कितनी है, 3x। राजा अरुण से 3 गुना बड़ा है, ठीक है ना, 3 गुना होगी। 3 वर्ष पहले, यानी 3 वर्ष पहले वह अरुण की तुलना में 4 गुना बड़ा था। 3 वर्ष यानी 3 साल घटाने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो एज बन रही है राजा की, वो कितनी है, 4 गुना है। ठीक है, किसका, अरुण का। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, राजा की, यानी 3x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 3x की वैल्यू, तो यहां से आप देखिए, 3x - 3 = 4x - 12। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आएगी, 12 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस, प्लस में हो जाएगा, +12 -3 कितना हो जाएगा, +9। x की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, तो हमें तो 3x की वैल्यू निकालनी है, तो कितनी आएगी, 27 वर्ष। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ट्रेन 36 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। ठीक है, प्लेटफॉर्म को पार किया 36 सेकंड में, उसमें उसने प्लेटफॉर्म के साथ अपनी खुद की लेंथ भी कवर की। देखिए, 36 सेकंड में उसने किस किस को कवर किया है, ट्रेन ने, ट्रेन की लेंथ, टीएल मतलब ट्रेन लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म। ठीक है ना, प्लेटफॉर्म। फिर प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, देखिए व्यक्ति जो खड़ा हुआ है,
हम उसकी जो लेंथ है यूनिट मानते हैं, ठीक है ना। व्यक्ति काफी पतला होता है, ठीक है ना। किसके साथ कंपेयर करें, अगर हम ट्रेन की लेंथ को कंपेयर करें, तो प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार किया, तो 20 सेकंड में ट्रेन ने किसको पार किया, अपनी खुद की लेंथ को। व्यक्ति तो खड़ा है, ना के बराबर उसकी लेंथ है, तो ट्रेन ने खुद की लेंथ को यानी टी एल को कवर किया, ठीक है। 36 में से अगर मैं 20 घटाऊं तो 16 सेकंड में उसने क्या किया, 16 सेकंड में उसने प्लेटफॉर्म को पार किया, ठीक है ना। प्लेटफॉर्म को पार किया, ठीक है। यानी प्लेटफॉर्म को पार करते वक्त जो समय था वो हमारे पास आ गया। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है। टाइम हमारे पास सेकंड में है, तो स्पीड को भी हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। टाइम को भी यहाँ पे सेकंड में ले आएंगे। तो 54 को किससे गुना करूंगा मैं, 5/18 से, ताकि स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में आ जाए। तो 18 तिये 54, यानी 3×15, 15 मीटर की दूरी जो है 1 सेकंड में तय की जाती है, ठीक है ना। तो हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस किसके बराबर होता है, टाइम यानी 16 गुना स्पीड, ठीक है ना। तो इससे क्या आ जाएगा मेरे पास, मीटर में डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है ना। 15×6 = 90, 0 9 माइंड में रखेंगे, 15×15 और 9 24, यानी 240 मीटर क्या है ट्रेन की, सॉरी प्लेटफॉर्म की क्या है, लेंथ है, ठीक है। प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या आ गई, 240 मीटर। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय किया जाता है। तो यहाँ पे स्पीड क्या रहेगी, स्पीड रहेगी जो डिस्टेंस थी और निश्चित टाइम था, ठीक है, d/t, ठीक है। फिर क्या है, यदि आधी दूरी को दोगुने समय में तय किया जाता है तो दोनों चालों का अनुपात निकालिए। अब देखिए सेकंड जो स्पीड है वो क्या रहेगी, यहाँ पे दूरी को क्या किया गया है, यदि आधी दूरी को यानी d को घटा के d/2 कर दिया, और जो टाइम था उसको दोगुना कर दिया, यानी t की जगह 2t आ गया, ठीक है। अब d/t की वैल्यू क्या है, देखिए d/t की वैल्यू है s1, यानी मैं लिख सकता हूँ s2 किसके बराबर आ गया, यहाँ पे s1 लिख सकता हूँ, और डिनोमिनेटर में क्या है 4, यानी अगर मैं रेशियो निकालूं s1 और s2 का, तो अगर s1 4 है तो s2 की वैल्यू क्या आएगी, 1, यानी जो सी ऑप्शन है वो सही आंसर है। यहां से निकालना है s1 और s2 का रेशियो, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड cos की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a, यानी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ कोस स्क्वेयर थीटा, या ए मानिए, देखिए कि ए दिया हुआ है, इसका स्क्वेयर, और साइन स्क्वेयर ए का होल स्क्वेयर, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये तो फॉर्मूला बन गया, इसको आप ए मानिए, स्मॉल ए, इसको बी। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल आता है, को ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कोस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए इंटू कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, ठीक है ना। और ये किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए, फॉर्मूला है ये होता है कोस 2a का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो यानी जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 रुपए में 6 नग के मूल्य पर खरीदी गई वस्तु को 6 रुपए में 5 नग के भाव पर बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए 5 रुपए में नग कितने खरीदे हैं, 6, और बेचे कितने हैं, 6 रुपए में 5 नग, ठीक है। प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले जितनी क्वांटिटी नग हमने खरीदा है उतने ही हमें बेचने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना है, 6 नग, और यहाँ पे कितना है, 5 नग। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, नग खरीदे गए और बेचे गए, नग की क्वांटिटी खरीदते और बेचते समय मैं क्या करता हूँ, इक्वल करता हूँ। तो 6 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 30। तो 6 नग को मैं किससे गुना करूंगा, 5 से, ठीक है ना। तो 5 से गुना करूंगा तो अमाउंट को भी 5 से गुना करना पड़ेगा। तो अब 5 रुपए में अगर 6 नग खरीदे थे तो 25 रुपए में कितने आ जाएंगे, 30 नग आ जाएंगे, 30 नग, ठीक है ना, ये 30 नग आ जाएंगे, राइट। बेचते वक्त देखिए 5 नग है तो इसको 6 से गुना कीजिए, और पैसे को भी 6 से ही गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 36 रुपए में कितने नग बेच दिए, 30 नग, ठीक है ना। अब देखिए दोनों ही साइड क्या है, खरीदते वक्त भी 36 नग खरीदे 25 के, और 30 नग 36 रुपए के बेच दिए, यानी 30 नग खरीदे थे, 30 नग बेच दिए, और पैसे का प्रॉफिट कितना हुआ, 25 के खरीदे थे, 36 के बेचे हैं, तो 11 का प्रॉफिट हुआ 25 रुपए पे, ठीक है। 25 रुपए पे 11 का प्रॉफिट हो गया इंटू 100, 25 चौके 100, यानी 44% क्या आ गया, मेरा प्रॉफिट आ गया। तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक चोर 400 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाते हुए भागता है, ठीक है। मान लीजिए ये वो पॉइंट है जहां पे चोर है, ठीक है ना।
यहाँ पे क्या है, चोर है, पॉइंट क्या है ए, और यहाँ से 400 किलोमीटर दूर जो है एक शहर है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, शहर, डिस्टेंस कितनी है, 400 किलोमीटर, राइट। और जो चोर है उसकी स्पीड कितनी है, चोर की जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर हावर, राइट। अब पूछा क्या है, सिर्फ 30 मिनट के बाद पुलिस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करना शुरू करती है। देखिए, चोर की जो स्पीड है वो कितनी है, चोर की स्पीड है 60 किलोमीटर पर हावर, ठीक है ना। यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर जो चोर था वो कार चला लेता है, ठीक है। और पुलिस जो उसके पीछे दौड़ना शुरू करती है 30 मिनट के बाद, यानी आधे घंटे में, तब तक चोर कहाँ पहुंच गया था, मान लीजिए ये पॉइंट क्या है, बी, बी पॉइंट पे पहुंच गया। और ए से बी की दूरी कितनी है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय की, तो आधे घंटे में कितनी की होगी, 30 किलोमीटर की। यानी ए से बी, जब पुलिस वाले ने पीछा शुरू शुरू किया चोर का, ठीक है ना, तो जो दूरी थी ए और बी की कितनी थी, यानी चोर और पुलिस के बीच की दूरी कितनी थी, 30 किलोमीटर, ठीक है। अब जो पुलिस है वो दौड़ना शुरू करता है, पीछा करना शुरू करता है, किसी एक पॉइंट से ही करेगा वो, ठीक है। तो उसकी स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर हावर, ठीक है ना। अब पूछा गया क्या गया है, चोर के पकड़े जाने तक पुलिस द्वारा तय की गई दूरी निकालिए। देखिए, दूरी तो बाद में निकालेंगे, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कितने समय में वो पकड़ा गया। यानी चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, जो ये 30 किलोमीटर का गैप है इसी को खत्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है, ये जो टाइमिंग है, टाइम कैसे निकालेंगे, ये इक्वल है डिस्टेंस के, डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर इंटू रिलेटिव स्पीड, 60 और 80, ये दोनों चोर और पुलिस की स्पीड है वो क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड रहेगी 80 - 60, यानी 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर हावर। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो मेरे पास टाइम कितना आ गया, 1.5 घंटा, ठीक है। अब मेरे पास टाइम आ गया 1.5 घंटा, अब मैं डिस्टेंस कितनी कवर की है पुलिस ने, ठीक है, वो निकाल सकता हूँ। तो डिस्टेंस किसके इक्वल आती है, टाइम, ठीक है, डिस्टेंस किसके इक्वल आती है, टाइम इंटू स्पीड। स्पीड कितनी है, स्पीड अब हम पुलिस वाले की लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मुझे ये पता लग गया है कि पुलिस ने चोर को पकड़ा है 1.5 घंटे में, तो 1.5 घंटे तक वो जिस स्पीड से चला है, क्या स्पीड थी, 80, 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 किलोमीटर मेरा आंसर आ गया, जो दूरी पुलिस वाले ने तय की थी। यानी ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयत का परिमाप 18 इकाई भुजा वाले एक वर्ग के परिमाप से दोगुना है। देखिए, एक स्क्वायर है, ठीक है, उसका अगर मैं परिमाप निकालूं, एक वर्ग का परिमाप निकालूं, तो वो क्या रहेगा, 4a, यानी 4a मतलब 4 × 18, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 72, ठीक है। लेकिन आयत का परिमाप जो है वो किसके इक्वल है, वर्ग के परिमाप के दुगने के, यानी 72 × 2 आ गया, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, यदि आयत की चौड़ाई, ये जो आयत है इसकी जो चौड़ाई दी हुई है, चौड़ाई वो किसके इक्वल दी हुई है, 45, हमें इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। एरिया जो रहेगा आयत का, आयत का जो एरिया रहेगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ की वैल्यू 45 दी हुई है, ठीक है, हमें लेंथ निकालनी है। लेंथ कैसे आएगी, देखिए, हमें आयत का क्या पता है, पेरीमीटर पता है, परिमाप पता है, तो परिमाप वैसे होता है किसके इक्वल है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ के। पी की वैल्यू हमें पता है 72 × 2 है, ठीक है। तो 72 किसके इक्वल आ जाएगा, एल प्लस बी के। बी की वैल्यू 45 दी हुई है, ये 45 है, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल की वैल्यू आएगी 27, 27, ठीक है ना। तो यहाँ पे एरिया निकालते वक्त यहाँ 27 रख लेंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 को और मैं 27 को गुना करूंगा तो मेरे पास आएगा, यूनिट डिजिट से अगर मैं देखूं तो 7 × 5 35, यानी 5 यूनिट डिजिट आना चाहिए, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक देख सकते हो यहाँ पे। यानी ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। दोनों की गुना करेंगे तो मेरे पास 1215 आ जाएगा वर्ग इकाई। क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंप्लीफाई दिस। देखिए, जो पूरे पूरे नंबर है इसको मैं एक साथ लिख लेता हूँ। तो 3 और 5 8, 8 में से 4 घटाएंगे 4, प्लस अंदर ब्रैकेट में जो बचा हुआ है ये जो रेशनल नंबर है, ठीक है, तो इनका मैं एलसीएम ले लेता हूँ 6। तो यहाँ पे 2 है तो ऊपर कितना आ जाएगा, 3, प्लस नीचे क्या है 3, तो ऊपर क्या आ जाएगा, दुगना हो जाएगा 4, माइनस नीचे 6 है तो ऊपर एज इट इज वैल्यू आएगी 7, 4 प्लस 7 - 7 0, यानी आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। यानी ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है, संख्या इसमें 5 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच का अंतर बताइए, यानी प्लेस वैल्यू
और फेस वैल्यू किसकी, 5 की, इन द नंबर दिस डिफरेंस फाइंड आउट करना। देखिए अगर 5 की फेस वैल्यू की बात करूं तो फेस वैल्यू वो होती है जो नंबर की जिसकी फेस वैल्यू पूछी है उसी नंबर की वैल्यू। जैसे 5 की वैल्यू क्या है, 5 ही है, तो ये इसकी क्या हुई, फेस वैल्यू। ठीक है, अब बात आती है इस संख्या में प्लेस वैल्यू की। संख्या क्या है, 36, 75, 149। ठीक है, तो मैं राइट हैंड साइड से देखूंगा, ये क्या है, इकाई का अंक। ठीक है, फिर ये क्या है, दहाई का अंक। ठीक है, तीसरा क्या है, सैकड़ा। ठीक है, और चौथा क्या है, हजार। ठीक है, आगे क्या आ जाएगा, 10,000। ठीक है, आगे आगे एक एक जीरो बढ़ती रहेगी। ठीक है, लेकिन मुझे 5 के लिए चेक करनी है, प्लेस वैल्यू कैसे निकाली जाती है, जो डिजिट दिया हुआ है यानी 5, और उसकी जो कौन सी पोजीशन पे है, वो हजार में वाली पे। ठीक है ना, तो हजार से गुना करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5,000। ठीक है, यानी मुझे 5,000 और 5 के बीच का डिफरेंस निकालना था, यानी 5,000 में से 5 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4,995। यानी जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए ने बी को 25% लाभ पर 300 रुपए में माल बेचा। तो ए ने किसको माल बेचा है, बी को। ठीक है, कितने परसेंट पे, 25% पे। ठीक है, फिर बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। बी ने किसको बेच दिया, सी को, कितने उस पे, 10% हानि पे। ठीक है, तो इस सौदे में सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो वो निकालना है। देखिए 25% लाभ का मतलब क्या होगा, 25% का मतलब क्या है, 1/4। 4 के ऊपर 1 का लाभ, तो यानी कितने की वस्तु बेची, 5 की। तो एक्चुअल में कितने की बेची है, 300 की। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 यूनिट। और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 6 चौका 24 यानी 240। तो ए ने वस्तु कितने की खरीदी थी, 240 की। इस पे 25% प्रॉफिट लगा के कितने की बेची, 300 की। 300 के ऊपर 10% का लॉस यानी कितने का, 30 का लॉस। तो सी को कितने की बेची, 270 की। अब पूछ रहा है कि सी का जो कॉस्ट प्राइस है, सी को जो मिली है वस्तु कितने की मिली है, 270, वो ए के कॉस्ट प्राइस यानी 240 का कितने प्रतिशत है। ठीक है ना, इनटू क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, तो जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये काटिए, देखिए कितना आ जाएगा, 3 में 27, 3 × 8 = 24। ठीक है, और यहाँ पे 4 पे काटेंगे तो 25। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो 25 नहीं में कितना हो जाएंगे, 225। यहाँ पे कितना आएगा, 4 पे काटा 2 आएगा। ठीक है, तो 2 डिवाइड में 2 यानी ये कितना आ गया, 112.5%। यानी जो ऑप्शन ए है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, अरुण एक रंगीन टेलीविजन के लिए 16,000 रुपए नगद देना चाहता है। ठीक है, और बाला उसे 17,776 रुपए में खरीदना चाहता है, जो 2 साल बाद दे है, यानी 2 साल बाद देगा। यदि साधारण ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है तो दुकानदार के लिए कौन सा सौदा बेहतर है। देखिए ये क्या है, शॉपकीपर। ठीक है ना, शॉपकीपर। और यहाँ पे अरुण ने टेलीविजन के लिए किसकी पेशकश की, यानी 16,000 रुपए वो नगद दे देगा। ठीक है ना, दूसरी तरफ जो बाला है, बाला वो बोलता है कि मैं 17,776 17,776 रुपए दूंगा, लेकिन कितने साल बाद, 2 साल बाद। 2 साल बाद। तो पूछा गया है कि दोनों ऑफर में से कौन सा ऑफर बेस्ट है। अब देखिए अरुण के लिए तो चेक हो गया सीधा कि वो तो 16,000 रुपए एक साथ दे रहा है, और बाला के लिए मैं चेक करूंगा। मान लीजिए बाला मान लीजिए अरुण ने शॉपकीपर को 16,000 रुपए दिए, और अगर मैं 2 साल का ब्याज चेक करूं 5% के हिसाब से, तो एक साल में 5%, 2 साल में कितने हो गए, 10%, यानी 16,000 का जो ब्याज लगा वो कितना आ गया, 1,600। और ब्याज को मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास टोटल अमाउंट कितनी बैठती है, 17,600 रुपए बैठती है, 5% इंटरेस्ट लगाने के बाद भी। लेकिन जो बाला है, बाला जो है, बाला 17,600 रुपए से भी ज्यादा अमाउंट दे रहा है। वो कितनी दे रहा है, 17,776। तो यानी बाला वाला जो ऑफर है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है ना, तो पूछा है कौन सा सौदा बेहतर है, तो यानी ऑप्शन ए जो है, बाला से जो ऑफर मिला है वो बेहतर है। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि s इक्वल है 3t/2, यानी s की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3t/2। ठीक है, तो t को s प्लस टी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी t/s+t × 100, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहां से ऊपर जो इक्वेशन दी है, मान लीजिए मैं t की वैल्यू 2 रखता हूँ। t की जैसे ही वैल्यू मैंने 2 रखी तो 2 से 2 कैंसिल होगा, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब नीचे क्या है, नीचे जो मैंने इक्वेशन लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग चलता हूँ, टी कितना है, 2,
और नीचे एस प्लस टी कितना आ जाएगा, 2 + 3 यानी 5, यानी 2 5 का कितने प्रतिशत है, 100 से गुना कीजिए, वैसे डायरेक्ट भी याद रखिए, आपको कितना आएगा ये 40%। परसेंटेज के टाइम पे आपको फ्रैक्शन की परसेंटेज पता होनी चाहिए, 2/5 इज इक्वल टू 40%, यानी ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इस सीरीज को सोल्व करना है, ये इन्फानाइट तक है। देखिए ये पहले नंबर पे टर्म है, ये दूसरे पे, ठीक है। दूसरे नंबर वाली को डिवाइड करूंगा एक से, तो मेरे पास इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 1/2। और तीसरे वाली को दूसरे से करूंगा तब भी 1/2। चौथे वाली को तीसरे से करूंगा तब भी 1/2। ठीक है, हर बार डिफरेंस कितना है, 1/2, डिफरेंस नहीं है, रेशियो है, ठीक है। तो ये जो सीरीज है वो क्या है, जीपी में है, जिसमें जो आर है, रेशियो है, वो क्या है, 1/2, जो कि एक से छोटा है, ठीक है। और सीरीज किस टाइप की है, इनफाइनाइट टाइप की। तो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज जीपी में क्या इसका फॉर्मूला होता है, वो होता है ए बाय 1 - आर। ए जो हमारे पास होता है वो फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है। तो पहली टर्म क्या है, 1, 1 - आर क्या है, रेशियो 1/2। तो 1/1/2 यानी 1 में से 1/2 घटाएंगे तो आधा ही रहेगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर, 2 आ गया, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर। देखिए हमें इनका एलसीएम निकालना है, तो तीन तीन नंबर दिए हुए हैं, 1.75 और 5.6 और तीसरा नंबर है 7, ठीक है। तो एलसीएम जो होगा वो इन तीनों नंबर से भाग होगा, तो एक नंबर क्या है, 7। तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो 7 का क्या होगा, मल्टीपल होगा, ठीक है ना। 7 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो आप ऑप्शन में देखिए 28, 28, 24 और 24, 24 जो है 7 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन बी और डी तो गलत हो गए, ठीक है ना। अब ए और बी में से मेरा आंसर है, ठीक है। तो अब मैं एचसीएफ चेक करता हूँ, तो एचसीएफ के लिए सिंपल सा है, क्या करिए, डेसिमल हटा दीजिए, तो नंबर क्या बना, 175/100। दूसरा नंबर क्या बना है, डेसिमल हटाएंगे तो 56/10। तो इसके नीचे भी क्या करिए, एक जीरो लिख दीजिए, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 560। तीसरा नंबर क्या है, 7। इसके डिनोमिनेटर में अगर मैं 100 लेके आऊंगा तो ऊपर 100 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह के नंबर में आप क्या करिए, 100 को तो भूल जाइए, ठीक है ना। एचसीएफ कैसे निकालोगे, ऊपर के जो तीन नंबर हैं, 175, 560 और 700, इनमें जो कॉमन आएगा वही हमारा एचसीएफ होगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, 7 से कट रहा है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 को जो 35, यानी 7 एक नंबर आ गया, ये भी 7 से कट रहा है, ठीक है। और ये भी 7 से कट रहा है, ठीक है। फिर क्या, अब 25, 80 और 100 किससे कटेंगे, 5 से, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, 16 और यहाँ पे 20। तो 5, 16, 20 किसी नंबर से नहीं कट रहे, तो यानी पहली बार किस पे कटे, 5 पे, फिर 7, पहली बार 7 पे, फिर 5 पे, तो टोटल कितना नंबर बना, 35, ठीक है। फ्रैक्शन में नंबर हो और हमें एचसीएफ निकालना, तो ऊपर वाले का क्या निकालते हैं, एचसीएफ, और नीचे जो डिनोमिनेटर में 100 है उनका क्या निकलेगा, एलसीएम। तो तीनों ही नंबर 100 है, तो तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 100। 35/100 कितना आया, 0.35, राइट। तो यानी 0.35 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी जो है सही आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ दिस इक्वेशन, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, ये इक्वेशन दी हुई है, तो हमें 4 × 9 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 4 × 9 किसके इक्वल आएगा, तो देखिए 4, ये ए की वैल्यू क्या दी हुई है, 4, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 9, प्लस √4 × 9 कितना होता है, 36। तो 4 और 9 कितने हो गए, 13, और √36 किसके इक्वल होता है, 6 के। तो 13 और 6 कितने आ गए, 19, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो ऊपर क्या है, अंडर रूट है, अंदर क्या है, कोटेंजेंट पे भी स्क्वायर है और कोस पे भी स्क्वायर। तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, कोटेंजेंट थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। यानी जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ दीज नंबर हैज द मोस्ट नंबर ऑफ डिवीजर, ठीक है। ये भाजक निकालनी है। करना क्या है, सबके मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, ठीक है। तो उससे हम नंबर ऑफ डिवीजर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे ए ऑप्शन में दिया हो 172, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 2 से भाग करूंगा तो 8 और 6, 86 आ जाएगा, 2 से करूंगा फिर से 43, 43 क्या है, प्राइम नंबर है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को 2 बार लिख सकता हूँ, है ना, 2 की पावर 2 इंटू 43 की पावर 1, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो जो पावर दी हुई है, ठीक है, प्राइम नंबर्स की जो पावर है उसमें एक ऐड कर दीजिए, यानी 2 में एक ऐड करूंगा 3, और यहाँ पे कितना है, एक, एक के अंदर ऐड करूंगा 2 हो जाएगा, तो 3 × 2 यानी कितने फैक्टर्स आगे, डिविजर्स आगे, 6 आगे, ठीक है। अब 156 का मुझे फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, 156, 2 पे काटूंगा तो
यहाँ पे 7 और 8 78, फिर 2 पे काटूंगा 39, फिर 3 पे काटूंगा 13। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, 2 की पावर कितनी 2, और 3 की 1, और 13 की भी 1। ठीक है, सॉरी 13 की 1। तो पावर्स में 1 जोड़ के गुना करेंगे तो 2 में 1 जोड़ूंगा 3, गुना 1 में 1 जोड़ूंगा 2, और फिर 1 में 1 जोड़ूंगा 2, यानी कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है ना। अब 200 के मैं देखता हूँ 200 के लिए कैसे चेक करेंगे। 200 को देखिए आप, 2 पे 100, 2 पे 50, यानी 2 पे फिर काटूंगा 25, और फिर 5 पे काटूंगा 5 गुना 5, यानी 2 की पावर कितना आ गया 2 की पावर 3, और यहाँ पे कितना आया 5 की पावर 2। ठीक है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4, और 2 में 1 जोड़ेंगे 3, यानी 12 आ गया इसका भी। ठीक है, अब 240 के लिए मैं चेक करूं तो 240 के लिए कैसे चेक करेंगे। 240, 2 पे काटूंगा 120, फिर 2 पे काटूंगा 60, फिर 2 पे कितना आएगा 30, और फिर 2 पे काटूंगा तो कितना आ जाएगा 15, 3 पे काटूंगा 5। तो क्या क्या प्राइम फैक्टर बने, जो 2 है इसकी पावर कितनी है 4, गुना 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ जाएंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, और 1 में 1 जोड़ेंगे 2, और 5 की पावर 1 है तो उसमें 1 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। तो कितने फैक्टर बने, डिवीजर कितने बन गए 20। ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा किसके हैं 240 के, यानी ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। ठीक है, ए है और बी है, उनकी एज का जो रेशियो है 3:2 दिया हुआ है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 होगा। 10 वर्ष बाद यानी बी के भी 10 वर्ष इंक्रीज हुए हैं, और ए के भी 10 वर्ष, दोनों को कितने वर्ष इंक्रीज हो गए 20 वर्ष, और सम कितना आ रहा है 80 वर्ष। यानी 10 साल बाद उनकी एज का जो सम होगा वो कितना होगा 80 वर्ष। अभी अगर मैं एज का सम निकालूं तो कितना होगा, अभी जो प्रेजेंट अगर मैं वर्तमान में सम निकालूं, वर्तमान में जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा, 80 में से 20 घटाऊंगा 60 साल आ जाएगा, 60 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं जो रेशियो में नंबर दिया हुआ है 3 और 2, इन्हीं को ही ए और बी की वर्तमान आयु मानूं, तो 3 और 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 60 वर्ष। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 5 पे काटेंगे तो कितनी आ जाएगी 12 वर्ष। ठीक है ना, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 12 वर्ष। तो ए और बी की जो वैल्यू है 3 यूनिट, तो 12 से गुना करूंगा तो कितनी एज आ जाएगी 36 वर्ष, और बी की कितनी है 2 यूनिट, तो 12 दूनी 24, 24 वर्ष। ठीक है, तो एज कितनी आ गई 36 और 24, यानी ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है आधार व्यास 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, यानी डायमीटर दिया हुआ है, बेस डायमीटर 10 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है 20 सेंटीमीटर वाले एक बेलन को समान आधार किंतु दुगनी हाइट, यानी बेस दोनों बेस डायमीटर दोनों में सेम है, बट हाइट क्या हो गई अब कोण की दुगनी हो गई, वाले शंकु में परिवर्तित करने में बर्बाद हुए मटेरियल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी एक सिलेंडर को मैंने कोण में कन्वर्ट करना है, कोण में कन्वर्ट करना है। डायमीटर तो सेम है दोनों का, लेकिन मान लीजिए सिलेंडर की हाइट h1 है या h है, तो कोण की हाइट क्या आ जाएगी, ये वाली, ये आ जाएगी 2h। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जो बेलन है उसकी वॉल्यूम v1 मान लेता हूँ और कोण की वॉल्यूम v2 मान लेता हूँ। तो v1 का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, वॉल्यूम का, और v2 का क्या रहेगा, v2 का 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, एच यानी सी। ठीक है, यहाँ दोनों में आर मैंने इसलिए लिया क्योंकि आर सेम है, समान आधार लिखा हुआ है, तो दोनों में पाई और आर सेम लिख दिया, एच की जगह एच सी। ठीक है, तो पाई आर स्क्वेयर को मैं ना के मान लेता हूँ, ये कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो v1 किसके इक्वल आ गया के एच के, और v2 किसके इक्वल आएगा, v2 को लिख सकता हूँ 1/3 पाई आर स्क्वेयर को के लिखना पड़ेगा, एच सी क्या है, एच सी है 2h के, यानी हाइट को क्या किया हुआ है दुगना किया हुआ है, यानी 2h लिख सकता हूँ। तो यहां से इस इक्वेशन को मैं नीचे लिखूंगा, तो v2 इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, और के एच क्या है, ये है वॉल्यूम 1। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, जो कोण की वॉल्यूम है ना, कोण की वॉल्यूम है वो बेलन की वॉल्यूम का 2/3 है, 2/3 है। मतलब अगर V1 की वॉल्यूम, अगर मैं V1 की वॉल्यूम 3 रखूं, अगर मैं V1 की वॉल्यूम 3 रखता हूं तो V2 की वॉल्यूम कितना आएगा 1। ठीक है, तो वेस्ट कितना हुआ, सॉरी V2 की वॉल्यूम कितना आ गया 2, तो वेस्ट कितना हुआ, 3 से 2 पे गए हैं तो एक वेस्ट हुआ है। ठीक है, तो एक वेस्ट हुआ है कितने पे, 3 के ऊपर, 3 के ऊपर, यानी एक वेस्ट हुआ 3 के ऊपर इंटू 100, यानी कितना आ गया 33 सही 3%।
ठीक है ना, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। मतलब जब हम बेलन से कोन बना रहे थे तो उसका 2/3% हिस्सा है, यानी 2/3 भाग ही, यानी इसको इस वाली इक्वेशन को हम रीड कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन किसके इक्वल आएगी, कि जो बेलन का जो वॉल्यूम था उसका 2/3 हिस्सा यूज हुआ है, तो 1/3 हिस्सा तो क्या हो गया, वेस्ट हो गया, वही वेस्ट वाला हिस्सा निकालना था। क्वेश्चन दिया हुआ, 3 पुरुषों ने 14 महीने, 8 महीने और 7 महीने की साझेदारी में एक व्यवसाय में प्रवेश किया। यदि उनके लाभ का अनुपात 5, 7 और 8 है तो उनके निवेश का अनुपात क्या रहेगा। देखिए एक सिंपल सी चीज है, हमें प्रॉफिट कब होता है, वो तब होगा जब कोई इन्वेस्टमेंट को कुछ समय के लिए निवेश किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा। तो P इज इक्वल टू आई इंटू टी। यहां से अगर मुझे इन्वेस्टमेंट निकालना हो तो क्या आ जाएगा, P और T का रेशियो है, ठीक है। तो हमें P और T का रेशियो निकाल लें, ठीक है ना, P/T का रेशियो निकाल लें तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा। तो P का रेशियो दिया हुआ है हमें, वो कितना है, 5, या यहाँ लिख लेता हूँ मैं 5, 7 और 8, ये रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। और इनको टाइम से भाग कर दूंगा तो ये 14 महीने के लिए है, ये 8 महीने के लिए, ये कितने हैं, 7 महीने के लिए, ये रेशियो आ गया, ठीक है। अब ये क्या है, अ, इनको मैं कंप्लीट नंबर में कन्वर्ट करता हूँ, ये रेशनल नंबर आ गया, ठीक है ना। तो क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर वालों का एलसीएम ले लेता हूँ, जैसे 14 जो 56 और 256, तो 56 हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो 56 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना, 56 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो 14×4 56, तो ऊपर नंबर कितना आया, 20, ठीक है। फिर यहाँ पे 8×7 56, तो 7×7 49, और यहाँ पे 7×2 56, तो 8×8 कितना आ गया, 64। तो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट आई है उनके नंबर का रेशियो कितना आ गया, 20, 49 और 64, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 200 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 6 दिन में एक नहर खोदते हैं, यानी काम क्या है, नहर को खोदना, ठीक है ना। तो यदि 300 आदमी को, यानी दूसरी बारी में क्या किया गया है, यदि 300 आदमी को प्रतिदिन 6 घंटे काम करके नहर खोदने में कितना समय लगेगा। देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या है, दोनों ही काम में क्या करना है, नहर को खोदना है। तो इसके लिए फॉर्मूला है M/D/H बराबर है M2D2H2, ठीक है ना। वर्क दोनों को बराबर है तो डिनोमिनेटर में वर्क कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से M1 की वैल्यू, यानी मैन पावर कितने हैं, 200 दिया हुआ है, दिन कितने लगे, 6 दिन लगे हैं, और प्रतिदिन यानी H1 का मतलब कितने घंटे काम करते थे डेली, 8, बराबर है M2, यानी दूसरी कंडीशन में मैन पावर कितनी है, 300, और D2 की वैल्यू निकालनी है, और प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं, 6। तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 300 है तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो D2 की वैल्यू कितनी आई है, 16/3, यानी 5 सही 1/3 डेज आ गई, यानी ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, 4.55 मीटर लंबा और 5.25 मीटर चौड़ा एक आंगन समान आकार की वर्गाकार टाइलों से बना है। प्रयुक्त टाइल का सबसे बड़ा आकार कौन सा है। देखिए जो टाइल का आकार हमें पता करना है, तो लेंथ कितनी है, मेरे पास लेंथ है, अगर मैं इसको सेंटीमीटर में, आप ऑप्शन देखिए चारों ऑप्शन सेंटीमीटर में है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 100 से गुना करनी पड़ेगी, तो ये क्या आ गया, 455 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी है, चौड़ा बी कितनी आ गई, 525 सेंटीमीटर। अब देखिए जो वर्ग जो होगा, मतलब जो सबसे बड़ी टाइल वर्गाकार आकार की होगी वो क्या करेगी, सबसे बड़ा इसको भी भाग करेगी और एल को भी, यानी एल को भी बी को भी, ठीक है, और वो सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि हमें क्या करना है, हमें एचसीएफ निकालना है, जो एचसीएफ आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो 525 के क्या करते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं, 5 पे काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 105, फिर 5 पे काटूंगा 21 आएगा, तो 21 को काटूंगा 3×7, ठीक है ना, ये आ गई, ठीक है ना। अब अगर मैं 455 के निकालूं फैक्टर, तो 5 पे काटूंगा तो इसको कितने पे आ जाएगा, 91, 13×7 = 91, ठीक है। दोनों में कॉमन देख लीजिए क्या है, एक तो 5 कॉमन है, एक 7 कॉमन है, यानी ऊपर वाला नंबर भी 35 से भाग हो रहा है और नीचे वाला भी, और यही मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसका मतलब 35 सेंटीमीटर क्या आ गया, मेरा टाइल का सबसे बड़ा आकार आ गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 11, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिया क्या हुआ है, एक्स और वाई क्या है, होल नंबर है, यानी 0 से 1 2 3 चलते रहेंगे, ठीक है। देखिए पूरे पूरे नंबर है, यानी एक्स प्लस वाई 11 दिया हुआ है, और एक्स और वाई होल नंबर है,
तो इसमें आप ध्यान से देखिए, सम कितना आया हुआ है, सम आया हुआ है ओड। तो x की वैल्यू अगर मैं इवन रखता हूं, मान लीजिए मैंने इवन में क्या रखी, 0 रख ली, ठीक है, तो y की वैल्यू 11 आ जाएगी। 11 क्या है, ओड। अगर x की वैल्यू मैं 2 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 9। 9 क्या है, ओड। यानी एक इवन रखूंगा तो दूसरी क्या आएगी, ओड। अगर मैं x की वैल्यू इवन रखूंगा तो y की वैल्यू ओड आएगी, और y की वैल्यू अगर इवन रखूंगा तो x की वैल्यू ओड आएगी। आप रख के देख लीजिए, ठीक है ना। होल नंबर यानी 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। एक चीज तो ये है। दूसरा देखिए आप, -1 को अगर मैं इवन बार रिपीट करूं, यानी -1 की पावर अगर इवन है तो मेरे पास एक आंसर आएगा। -1 की पावर अगर ओड है तो मेरे पास -1 आएगा। तो मैंने इस क्वेश्चन में मान लिया x क्या है, इवन है। तो अगर x इवन है तो इस वाली टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 की पावर इवन क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, प्लस ये जो दूसरी है -1 की पावर y, ये क्या है, अगर y ओड मानूंगा तो ये क्या आएगा, -1। -1 और 1 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0। यानी ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श करते हुए बनाए गए वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये सर्कल है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, एक स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। इस स्क्वायर का हमें क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो याद रखें जो इसका स्क्वायर का जो विकर्ण होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, पूरे वृत्त का क्या होंगे, व्यास होंगे, ठीक है ना। तो यानी इसको मैं डी मानता हूं तो ये भी डी रहेगा, ठीक है। अब अगर मुझे एरिया निकालना हो इसका, तो एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, डी स्क्वायर बाय 2 आएगा, ठीक है। डी की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन हमें आर की वैल्यू पता है, तो डी यहाँ से कितना निकलेगा, आर का 2 गुना यानी 16, ठीक है। अब एरिया बड़ा आसान है निकालना। एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, डी का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर कितना, 256 बटे 2 यानी कितना आ जाएगा, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। यानी ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x/3 ग्रेटर है किससे, 3/11 से, और लेसर देन है किससे, 7/11 से, तो निम्नलिखित में से कौन सा x का मान हो सकता है। देखिए 3/11 दिया हुआ है, ठीक है, फिर क्या है, x/3 दिया हुआ है, फिर क्या है, 7/11, ठीक है। सबसे पहले करिए क्या, आप डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू रख लीजिए। तो 3 दिया हुआ है और 11 दिया हुआ है, तो 3 और 11 का एलसीएम कितना है, 33। तो 33 बना लीजिए। 3/11 को 33 कैसे बनाऊंगा, तीन, सॉरी, हाँ, 3 से गुना करूंगा, 3 से भाग, तो नीचे क्या बन गया, 33, ऊपर क्या बन गया, 9। तो यहाँ पे 11 से गुना और ऊपर भी 11 से गुना, ठीक है ना। तीसरे में 7/11 में क्या करिए, 3 से गुना और 3 से भाग। अब नीचे वाली वैल्यू को भूल जाइए, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू क्या बनी, 9 और 11x, और फिर क्या है, 7 21, ठीक है। अब आप देखिए x की आप क्या वैल्यू रखो, रखो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं तो मेरे पास आएगा 11 दूनी 22, जो 21 से बड़ा हो जाएगा, यानी 2 और 3 तो मेरा आंसर नहीं हो सकते। अगर मैं x की वैल्यू 0.5 रखूं तो 0.5 को 11 से गुना करूंगा, मेरे पास आएगा 5.5। 5.5 9 से बड़ा नहीं होता, तो मतलब ए ऑप्शन भी गलत है। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो मेरे पास क्या कंडीशन बनेगी, 9 से बड़ा क्या है, 11, लेकिन 11 जो है 21 से छोटा है, ठीक है ना। तो यानी x की वैल्यू 1 रखने पर जो कंडीशन दी हुई है वो सेटिस्फाई हो रही है, यानी ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 टाइपिस्ट 16 दिनों में दिए गए एक डेटा को टाइप कर सकते हैं। 4 टाइपिस्ट को उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला है, M1D1 इक्वल रहेगा M2D2 को, ठीक है ना। दोनों ही कंडीशन में क्या है, एक डेटा को टाइप करना है, यानी वर्क की जो क्या है, सेम वैल्यू है, दोनों में वर्क सेम है, तो इसलिए M1D1 किसके इक्वल रहेगा, M2D2 के, ठीक है। वैसे फॉर्मूला क्या होता है, कंप्लीट M1D1 बाय W1, W1 भी होता है, ये W1 क्या है और W2 वर्क होता है, लेकिन दोनों सेम है तो ये कट जाते हैं। तो ये जो बचेगा वो मैंने एज इट इज यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। तो पहली कंडीशन में मैन पावर कितनी है, 6 टाइपिस्ट, यानी M1 की वैल्यू 6 है, और कितने दिनों में काम कर रहे हैं, 16 दिनों में, बराबर। M2 की वैल्यू निकालनी है, कितने टाइपिस्ट, सॉरी, M2 की वैल्यू दी हुई है 4, यहाँ पे M2 की वैल्यू दी हुई है। D2 की वैल्यू निकालनी है, D2 की, तो 4 पे काटेंगे, 4 चौक 16, 6 चौका 24, यानी D2 कितने दिन, D2 की कितनी वैल्यू आ गई, कितने दिन आ गए, 6 चौका 24 यानी 24 दिन आ, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है।